इधर ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी के क्लास में राजनीति शास्त्र खंड व पाठ संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड व और पाठ संख्या 6। पाठ 6 के बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं और पाठ 6 में अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम सबको पढ़ना था। और अंतरराष्ट्रीय संगठन में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए स्थापित की गई लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ा था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो संस्था बनी थी जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बारे में हम सब ने क्या किया था, पढ़ा था, जाना था। हमने यह भी कहा था कि राष्ट्र संघ असफल हो गया। जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उस लक्ष्य को वह पूरा नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक काम कर रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और संरक्षण परिषद, न्यास परिषद। इन 6 टॉपिक के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। लेकिन इन 6 अंगों के अलावे विश्व में और भी अनेक सारे संगठन हैं जिसकी स्थापना तो प्रारंभ में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हुई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित हो जाने के बाद वह अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या कर लिया, जोड़ लिया और अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ से जोड़कर उसी के गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहा है। इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसी को संक्षेप में कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंग्रेजी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है इसकी स्थापना, अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 1919 ईस्वी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। बड़े बड़े कल कारखाने ध्वस्त हो गए थे और वस्तु के उत्पादन में गिरावट आ गई थी। बेरोजगारी ज्यादा था तो उद्योगपति या यूं कहें पूंजीपति श्रमिकों से अधिक घंटा काम लेते थे
और उनका वेतन कम देते थे, श्रमिकों के हित पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते थे और प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व में ऐसी कोई संस्था अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रही थी जो श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सके। यद्यपि छोटी छोटी संस्थाएं थी, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं था। पूंजीपतियों के सामने जाकर वह नतमस्तक हो जाया करती थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में श्रमिकों के कल्याण के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए 1919 ईस्वी में एक संगठन की, एक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। और इसके मुख्यालय की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहो या जिनेवा, कोई अंतर नहीं है। कुछ रहिए, बैठिए, बात करेंगे आपसे। जिनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय। जब यह संस्था स्थापना हुई तो स्थापना वर्ष यह राष्ट्र संघ का अंग बन गया। किसका अंग बन गया? राष्ट्र संघ का अंग बन गया। लेकिन आपको बता दें कि जब 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापित हो जाने के बाद, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 में यूएनओ का क्या बन गया? अंग बन गया। सदस्य नहीं बना। संस्था सदस्य नहीं होता है, उसमें जुड़ जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका संक्षिप्त नाम है ILO, फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 ईस्वी में यूएनओ का क्या बना? अंग बना। अब प्रश्न है कि ILO का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर संस्था जब स्थापित होता है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ न कुछ क्या होता है? उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के किसी भी संगठन या किसी भी संस्था की स्थापना नहीं होती है। तो प्रश्न है, ILO की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य क्या था? तो पहला, विश्व के श्रमिकों की दशा सुधारना। दूसरा, काम के घंटे नियत करना। उचित मजदूरी दिलाना। क्या करना? उचित मजदूरी दिलाना और सामाजिक न्याय को साकार करना। एक लाइन में हमने कहा उद्देश्य क्या है, तो संसार में जितने भी लेबर हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनके स्थिति में क्या लाना? सुधार लाना। क्योंकि हमारे समाज में आज भी देखने को मिलता है कि जो पूंजीपति लोग हैं वह मजदूर को इंसान नहीं समझता है। गलत कि सही? हालांकि कुछ मजदूर भी उस टाइप के हैं जो एक की गलती के कारण सबके व्यक्तित्व पर उंगली उठा देता है। लेकिन फिर भी 90% की बात मैं कर लूं, पूंजीपति मजदूर को पशु से भी बदतर समझता है। समझता कि ये तो इंसान है ही नहीं, यंत्र का बना हुआ मशीन है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे काम ले लो।
जितना कम से कम हो सके मजदूरी दे दो। जहां वह काम कर रहा है वहां काम करने के उचित माहौल है या नहीं है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं। गलत कि सही? प्रचंड धूप में, गर्मी में भी वह काम उससे करवाता है। तो वही मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1946 ईस्वी में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया? अंग बन गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो संसार में जितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, उन्हें उचित मजदूरी दिलाना और उनके साथ यदि किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, उस पर क्या करना? नियंत्रण करना। ठीक है। उसके बाद हम सब चर्चा करेंगे दो संगठन, एक आर्थिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक संगठन, और विश्व में दो आर्थिक संगठन है। एक का नाम है विश्व बैंक, दूसरे का नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों आर्थिक संगठन है, इस बात को आप जान ले। क्या ये आर्थिक संगठन नहीं है? ये तो लेबर के हित की बात करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक क्या है? आर्थिक संगठन है। आप सभी जानते हैं कि दूसरा महायुद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। दूसरे महायुद्ध में अपार जान माल की क्षति हुई, लेकिन जान माल की क्षति होने के साथ साथ कई देश आर्थिक दृष्टिकोण से लचर गए। गलत कि सही? अभी रूस और यूक्रेन को अपने आर्थिक स्थिति का अंदाज नहीं लग रहा है, लेकिन जब युद्ध रुकेगी तो पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी, हमारा जीडीपी कितने नीचे चला गया। गलत कि सही? तो लड़ाई तो चल रहा था। लड़ाई में सभी देश अपने संपूर्ण सैनिक और आर्थिक ताकत को झोंककर युद्ध में विजय की कामना कर रहा था। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुआ तो ऐसा महसूस किया गया या ऐसा देखा गया कि विश्व के बहुत ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। उन देशों को बिना आर्थिक सहायता दिए विकास करना संभव नहीं था। तो दूसरे महायुद्ध में बहुत ऐसे देश थे जो औद्योगिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ गए, व्यापारिक रूप से क्या हो गए? पिछड़ गए। उनका व्यापार संतुलन अनबैलेंस्ड हो गया, गड़बड़ा गया। आयात निर्यात में जो अंतर था, वो अंतर बहुत ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आपको बता दें, एक मीटिंग बुलाया गया, जहां पर मीटिंग बुलाया गया, उसका नाम था ब्रिटेन वुड्स। ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में 1944 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाया गया, जहां एक और यूएनओ को स्थापित करने के लिए विश्व के महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि
अलग अलग शहर में मीटिंग बुला रहे थे, उसी दौरान यह भी महसूस किया जा रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के मानव में ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि जब पता चलेगा कि बहुत ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी डाउन हो गई है, उन्हें आर्थिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जिन अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी डाउन हो गई थी या हो रही थी, उसी देश के अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए विश्व के महत्वपूर्ण देशों ने 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स नामक शहर में एक मीटिंग बुलाया और इसी मीटिंग में कहा कि हमें कुछ एक आर्थिक संगठन को स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक संगठन की स्थापना होगी तब जाकर के जो सदस्य देश पिछड़ गए हैं या जो पीछे रह गए हैं उनके हितों का क्या होगा, रक्षा होगा। तो आपको बता दें, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 ईस्वी में, कब 1945 ईस्वी में दो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई। 1 मिनट। 44 के सम्मेलन के फलस्वरूप यहाँ मीटिंग हुआ था, यहाँ स्थापना करने का बात आई थी। जैसे यूरोपियन यूनियन को स्थापित करने के लिए पहली बार मीटिंग 1955 में सिसिली द्वीप पर 6 देशों ने मीटिंग बुलाया था। नहीं, 57 में संस्था का रूपरेखा बना, लेकिन काम बन कब गया, 1958 में। तो उसको स्थापित करने के लिए मीटिंग बुलाया गया था 1944 में कि ऐसा संस्था की हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं, मान लिया कि हर देश में अपना बैंक है, विश्व केंद्रीय बैंक है या अन्य व्यावसायिक बैंक है। अगर मान लो कि हमें जितने कर्ज की जरूरत है तो व्यापारी को तो कर्ज दे देगा वहां का व्यावसायिक बैंक या केंद्रीय बैंक, लेकिन यदि सरकार को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा यदि उस देश के केंद्रीय बैंक के पास नहीं है तो उस देश का विकास कैसे होगा। तो वही सोचा गया कि विश्व के सभी देश अगर छोटी छोटी धनराशि जमा करके, गलत कि सही, अगर एक बैंक की स्थापना कर ले तो जो भी सदस्य उस बैंक का मेंबर बनेगा, जो भी देश, अगर उस देश में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, व्यापारिक समस्या उत्पन्न होगी, तो वह संस्था उसे क्या देगा, एकदम न्यूनतम शर्त पर, न्यूनतम ब्याज की दर पर क्या दे देगा, ऋण देगा। और उससे वह ऋण लेकर अपने इकोनॉमी को सुधार करने का क्या करेगा, काम करेगा। वही 1944 ईस्वी के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप 1945 में विश्व में 2 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन की स्थापना हुई। एक का नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना कब हुई, और दूसरा कौन था, विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। अलग बात है कि विश्व बैंक स्थापना की बात कर ले तो 1945 में हुई, लेकिन काम कब शुरू किया, तो 1946 में। काम कब शुरू किया, स्थापना यहीं पर हो गई। स्थापना होगी, इसके पास फंड जमा होंगे तब ना किसी को ये करेगा। काम करना शुरू कर दिया 1946 में, और 1946 में ही यूएनओ का क्या बन गया, अंग बन गया। कब बन गया, 1946 में। चूंकि इस संस्था में प्रारंभ में जितने सदस्य देश थे, सब देशों ने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया था, और थोड़ा थोड़ा चंदा देकर एक बैंक की स्थापना किया था। बात समझ गए। तो उसमें सबसे ज्यादा रुपया उस बैंक को स्थापना करने के लिए सबसे ज्यादा चंदा जिस देश ने दिया था, उस देश का नाम क्या है,
अमेरिका। सबसे ज्यादा अंश किस देश का है? अमेरिका का है। इसीलिए आज भी विश्व बैंक पर सबसे ज्यादा दबदबा यदि किसी देश का है, किसका है? और इसके मुख्यालय की बात करें, किसकी बात करें तो वाशिंगटन डीसी। यहां डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका में एक राज्य है कोलंबिया, उसी कोलंबिया राज्य की राजधानी है वाशिंगटन। और पूरे अमेरिका की भी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। जैसे बहुत बच्चे नहीं समझेंगे क्योंकि इतिहास में कंफ्यूजन होता है, हम कई बार समझाए फिर भी लोग टेंशन में जीते हैं। भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। लेकिन भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1900। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत के शासन व्यवस्था की देखरेख हम ही करेंगे। तो भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन भारत के शासन व्यवस्था की देखरेख अंग्रेज ही करता था। और भारत के शासन व्यवस्था की देखरेख करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक पदाधिकारी को बहाल किया गया था। उस पदाधिकारी के नाम को छोड़ो, उस पद का नाम जानो। उस पद का नाम था वायसराय। और वायसराय को ही पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। जो बच्चे कंटिन्यू इस बात को जान रहे हैं, जो कंटिन्यू नहीं है तो हर दिन के लोकोक्ति में कहता हूं, अनरा के जगले की सुतले की। उसको आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह क्लास में भी रहकर अब्सेंट ही रहता है। बॉडी प्रेजेंट रहता है, ब्रेन अब्सेंट रहता है नहीं। और नॉलेज लेने के लिए ब्रेन और बॉडी दोनों से क्लास में ही प्रेजेंट रहना होगा। तो हम वैसे बच्चों के लिए कराऊं जो ज्ञान लेने आए हैं, सोच कर आया है, जा रहे हैं, 1 घंटा बैठेंगे तो कुछ न कुछ पढ़ कर आएंगे, सीख कर आएंगे। सीखने आए उनके लिए बोला हूं। तो भारत के जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? वह कहां के शासन को देखरेख करते थे? लेकिन थे क्या वो? अंग्रेज। क्या थे? तो अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के थे, लेकिन वो भारतीय, लेकिन आजादी के बाद तो गवर्नर के पद पर वही थे। डाउट है किसी को? नहीं। और जब अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और भारत के पीएम कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूं कि पंडित नियम होता है कि प्रधानमंत्री, एक प्रश्न पहले पूछिए, दो मन में आ गया, लड़के लोग हाथ उठाएंगे। प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? हाथ उठाना है। प्रधानमंत्री का नहीं, कुछ बोलना नहीं है, मैंने कहा केवल हाथ उठाना है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? हाथ उठा, 3 को, तीनों खड़ा हो। सुजीत भी उठाया हाथ, 5 उठाया हाथ। चलिए, मात्र 5 ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है। इसमें पहला प्रश्न आपसे, बस इतना ही बोलना है। पीछे वाला दोनों, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? मनीष, तुम बोलो। आप सबका उत्तर गलत है। सिट डाउन। लड़कियों से प्रश्न नहीं, बाद में प्रश्न करेंगे। सिट डाउन हो जाइए ना, पहले उत्तर तो मैं दूंगा ही। लड़कियों से प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है? खड़ा हो। जो लड़की को मने खड़ा हो सकती है नहीं, दोहरा मौका नहीं मिलेगा। जिनको मने खड़ा हो, आजादी है खड़ा होने की।
और नहीं किसी को मना करना। बोलो मोनिका, गलत है और नहीं बोल रहा है। मैं बोलता मेरा प्रश्न ही गलत था, मेरा प्रश्न ही गलत था, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, आपको एक आंसर नियुक्ति होती है। सिट डाउन। आपको कहना चाहिए ना कि सर आप प्रश्न गलत पूछ दिए हैं। एमपी का निर्वाचन होता है। अभी लो, अब पढ़ाते पर 2 साल से पढ़ाते पका दिए, लेकिन ये पता नहीं, इहो बोले में दिक्कत है। मैं टीचर हूँ, गलत कहूँ करूंगा, क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? कहना तो पड़ेगा कि सर आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न क्या है, गलत है। क्यों गलत है? आप कहते कि सर प्रधानमंत्री का निर्वाचन तो एमपी का होता है, और एमपी सब अपन एक नेता चुनता है, उसी नेता को माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक बात जान लो, भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, इसी पद को खत्म करके जब हमारा संविधान बना तो राष्ट्रपति में बदल दिया गया। गलत कि सही? गवर्नर जनरल के पद को ही प्रोन्नत करके क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति के रूप में बदल दिया गया। तो मेरा कहना यह था कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने ही नेहरू जी को पहली बार शपथ ग्रहण दिलाया था, कि पंडित नेहरू जब पहली बार पीएम बने इंडिया के, तो शपथ ग्रहण कौन दिलाया? क्योंकि नियम तो यह है कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण या नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो नेहरू जी 46 में जब पीएम बने तो इनकी नियुक्ति कौन किया? तो कौन किए थे? वही किए थे। कैसे होगा? गवर्नर जब वायसराय के पद पर 46 में आए थे ना, 46 में ही आए थे। दूसरी बार वहां लौट के आए वो, पहली बार 46 में ही आए थे वो, फिर चले गए। जब समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, समाधान नहीं, दूसरी बार आए, एक योजना पेश कर दिया, 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना, और इसी योजना के द्वारा देश का बंटवारा कर दिया। तो प्रश्न ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को पद और गोपनीयता तक की शपथ दिलाई थी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जब चले गए तो वायसराय के पद पर, क्योंकि भारत गणतंत्र नहीं हुआ था अभी, गणतंत्र तो 1950 में हुआ, तो वायसराय के पद पर या गवर्नर जनरल पद के पद पर एक इंडियन को बहाल कर दिए, जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम था? मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के वायसराय कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। लेकिन क्या वो इंग्लैंड के थे? कहाँ के थे? भारत के थे। तो फिर काहे नहीं पहचानते आप लोग हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर थे, लेकिन कहाँ के थे? प्रथम इसलिए कि पहली बार बने, अंतिम इसलिए कि उनके बाद इस पद को ही खत्म कर दिया गया, और पद का नाम क्या रख दिया गया? किसी को तकलीफ है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ही स्थापना की गई। चूंकि विश्व बैंक को स्थापित करने में सबसे ज्यादा पूंजी अमेरिका का लगा, तो आज भी इस पर किसका दबदबा है? और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और एक विशेष बात जान लो कि इसका जो विश्व बैंक का जो महानिर्देशक बनता है, क्या बनता है? महानिर्देशक की बात होती है, तो महानिर्देशक जब भी बनेगा तो यूएसए का ही बनेगा, अमेरिका का ही बनेगा। विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनेगा वो कहाँ का बनेगा? विश्व बैंक के पूरा नाम की अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण व विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक, IBRD। मतलब विश्व में अंतरराष्ट्रीय पूरे विश्व का पुनः निर्माण। जो पहले देश था अच्छा था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है,
टूट गई है, ध्वस्त हो गई है, तो उसी को पुनः निर्माण करने के लिए, उसी का विकास करने के लिए जो बैंक ऋण देती है, उसी बैंक को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। मतलब अपने सदस्य देशों के पुनः निर्माण में, किसमें? पुनः निर्माण में मदद करना। लेकिन ये बात कहेगा सर जितना मांगेगा उतना दे देगा, तो नहीं, नियम नहीं है। आपने जितना चंदा दिया है उसको, उस बैंक को स्थापित करने में जितना आपने शेयर दिया है, छोटा सा उदाहरण, आप सब LIC में आपके पापा जी पॉलिसी लिए होंगे, 3-4 साल चल गया, मान लिया कि आपको पैसे की जरूरत है, तो LIC टूटता नहीं है, लोन देती है। LIC लोन देगी तो आपने जितना जमा किया है उसका अधिक से अधिक 60% आपको लोन देगी। नहीं, बाकी तो नहीं बोलने वाले लोग हैं तो 40% का लेता है, लेकिन नियम है कि 60 से 70% तक मेरा जितना जमा है उतना वापस उसे करना, लोन के रूप में देना। हम ले सकते हैं, मेरा ये अधिकार है, राइट है, तो पूंजी तो हमारी है ना, लेकिन बिना 3 साल पूरे नहीं देगा वो, 3 साल पूरा होने के बाद ही देगा। तो जितना हमने कोटा जमा किया है उस कोटे का कितना 60% से 70% तक हम ले सकते हैं। अगर इसके सदस्य की बात करें तो विश्व के 189 देश इनके क्या है सदस्य। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका संक्षिप्त नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और विश्व के 186 देश इसके क्या है सदस्य हैं, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। क्योंकि इसके भी स्थापना करने में यदि सबसे अधिक रुपया किसी देश का खर्चा हुआ है तो किसका हुआ है? देखिए अमेरिका हमारा होशियार है, जितना रुपया वैसा वाला संस्था है ना उसका हेड क्वार्टर अपने देश में रखे हुआ है कि बदमाशी करेगा तो पूरा लॉकर तो हमारी यहाँ रहेगा, हड़प लेंगे सीधा, सब विश्व का पैसा मेरा हो जाएगा। शायद दुनिया पर राज करने का उसका यह भी एक मंत्र है कि जो भी आर्थिक संगठन है उस पर अपना दबदबा जमाए रखो, क्योंकि इंसान की पहचान आज उसके रुपया से हो रही है कि कितने अधिक पैसे वाले हैं उतना ज्यादा आपको सम्मान मिल रहा है। इंसान की नहीं, इंसान के पैसा को आज वैल्यू मिल रहा है, जहां तक हम महसूस करते हैं। हो सकता है कि हमारी बात गलत भी हो, लेकिन देखने को यही मिल रहा है, पूरा पूरा सही है। इज्जत बरकरार रखने के लिए क्लास शुरू होने के 30 मिनट के बाद ये पहुंचते हैं कि सम्मान बना रहे। अमर की कहानी, आई लेट हो गया है। हाँ, ये वीडियो बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ, अब नहीं बनाते। तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसके भी महानिर्देशक की बात करें, महानिदेशक कहते USA, मतलब अमेरिका का ही कोई नागरिक IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है। उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? हमने यहां कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि दूसरे महायुद्ध में जो देश पिछड़ गया था, ध्वस्त हो गया था, तो उनको पुनर्निर्माण करने के लिए कर्जा देता है। लेकिन ये क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब इसका उद्देश्य मुद्रा संबंधी समस्या का समाधान करने हो गया, तथा भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए।
मुद्रा संबंधी जो समस्या है उसका क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए, और भुगतान संतुलन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए, क्योंकि भुगतान संतुलन गड़बड़ा जाता है, उसी को ठीक करने के लिए कर्जा देती है। अब इसके बाद मेरा एक संस्था आता है, नाम तो पढ़े ही होंगे, दो और पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है WTO, नहीं मतलब विश्व व्यापार संगठन। देखिए, एक WTC अलग था, ये अमेरिका में था, जिसे आतंकवादियों ने 2001 में 11 सितंबर को 9वां महीना, जिसको 9/11 फ़ारेनहाइट, गलत है सही, 11 सितंबर 2001 को ढा दिया, गिरा दिया। तो ये अलग है, WTC अलग है, यहाँ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसका पूर्व नाम था, अगर हम बात करें पूर्व नाम, पहले वाला नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ इसका पूर्व नाम था, और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो सोचकर, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर WTO की स्थापना की गई, उन शर्तों को पूरा किया, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने में असक्षम रहा। तो इसी गैट का नाम 1 जनवरी 1995 में क्या कर दिया गया, इसी गैट का नाम WTO कर दिया गया। इसके मुख्यालय की बात कर लें तो जिनेवा इसका ही मुख्यालय है। कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश की बात करें तो विश्व के 164, प्रेजेंट टाइम में विश्व के 164 ऐसे देश हैं जो इसके क्या हैं, मेंबर हैं। प्रश्न है, इसकी बैठक 2 वर्ष पर क्या होती है, बैठक होती है हर 2 साल पर। अब कहिएगा सर इसका काम क्या है, क्या है, और इसका काम क्या है? तो इसका काम है व्यापारिक समझौता को लागू करना, क्योंकि बहुत ऐसे व्यापारी देश हैं जो व्यापार समझौता तो कर लेते हैं, देखता है कि नहीं अब तो इससे हमको घाटा होने वाला है, मुकर जाते हैं। तो व्यापारिक समझौता को क्या करना, लागू करना। दूसरा, व्यापार संबंधी बातचीत करने के लिए एक मंच तैयार करना कि व्यापार का विकास कैसे होगा। तो सभी सदस्य देशों को आमंत्रित करना या विश्व के देशों को आमंत्रित करना, उस मंच पर बैठाना, और आपस में, इसमें हिस्सा हमेशा विदेश मंत्री लेते हैं, जान लीजिएगा। जब इसकी मीटिंग होती है तो विदेश मंत्री लोग हिस्सा लेते हैं। उसमें व्यापार का विकास कैसे होगा इस पर चर्चा करना है। इसके अलावा व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करने के क्रम में किसी प्रकार का विवाद हो गया सदस्य देशों के बीच, तो उस विवाद को क्या करना, दूर करना। तीसरा, व्यापार संबंधी नीति पर नजर रखना कि कोई सदस्य देश छल से व्यापारिक नीति को तोड़ तो नहीं रहा है। अगला उद्देश्य है कि जो देश विकासशील है, विकसित है तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जो विकासशील देश है उन विकासशील देश को तकनीकी सहायता प्रदान करना WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एम है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। और एक छोटा सा प्रश्न और आता है, टॉपिक है, नहीं भाई, अंतरराष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण मतलब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या जी,
अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण, शॉर्ट में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको बता दें, स्थापना की बात करें तो 1957 में, और इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ है, वियना में, जो यूरोप महादेश का देश है ऑस्ट्रिया, उसी ऑस्ट्रिया का क्या है, राजधानी। अब प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है? तो IAEA चाहे अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1957 ईस्वी में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इस संस्था को स्थापित करने का एक ही उद्देश्य है कि जो देश परमाणु संपन्न है, जो देश परमाणु संपन्न है, परमाणु हथियार बना लिया है या नहीं बनाया है, यदि किसी क्षेत्र में वह परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, तो वह परमाणु संपन्न होकर परमाणु ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्य में कर रहा है या विध्वंस के लिए कर रहा है। रचनात्मक कार्य के लिए कर रहा है तो गुड, अगर उस परमाणु शक्ति का प्रयोग विध्वंस के लिए कर रहा है तो वहां पर यह वैज्ञानिकों का जांच दल भेजता है, वह पता लगाता है, वह जांच करता है कि आपने जो परमाणु हथियार रखा है, जैविक हथियार रखा है, इससे किसी को क्षति नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर जान लेता क्षति है तो प्रेशर डालकर उसके उस परमाणु शक्ति को नष्ट कराने का प्रयास करता है। जैसे इराक पर अमेरिका ने दबाव डाला कि तुम्हारे पास जैविक हथियार है, घातक हथियार है, तो अमेरिका ने जब आरोप लगाया तो इसी अंतर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण मतलब एजेंसी ने ही इराक में जांच दल भेजा। वैज्ञानिक गया, जांच किया, कहा कि नहीं इसके पास नहीं है। अमेरिका फिर आरोप लगाया कि नहीं सद्दाम हुसैन जांच करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बार वैज्ञानिक दल गया, फिर भी वहां कुछ नहीं मिला, तो फिर भी अमेरिका जबरदस्ती उस पर अटैक 2003 में किया था। तो यही जांच करती है कि आपके पास परमाणु ऊर्जा है, उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, मानव के निर्माण के लिए कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर रहे हैं, या मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। और यह काम करता है किसके नियंत्रण में रहकर, तो सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद कहेगी तो जाके जांच पड़ताल वह करेगा, नहीं करेगी तो। अब लास्ट बात हमारे मन में आता है कि आपने कहा कि सर अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO है, तो क्या UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, अपने सभी लक्ष्य को पूरा कर लिया है, या जो सोचकर उसकी स्थापना की गई है क्या वो अपने सारे शर्त को पूरा कर रहा है? तो अगर हमसे पूछोगे या पुस्तक को आप पढ़ोगे, आलोचनात्मक व्याख्या करना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसी समस्या हैं जिनका समाधान UNO ने किया है, लेकिन बहुत ऐसी समस्या है जिसका समाधान UNO ने आज तक नहीं कर सका है। मतलब UNO भी अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं है, मतलब असफल है। जैसे आज तक 2019 तक कश्मीर समस्या का समाधान UNO से नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, भारत चीन के बीच सीमा विवाद है, नहीं दूर हुआ। लीबिया संकट जहां गद्दाफी का थानाशाही था, नहीं खत्म हुआ उससे। चेचनिया संकट दूर नहीं हुआ, और रूस यूक्रेन का विवाद हाल में है, कहां खत्म हुआ। 1996 में अफगानिस्तान का मुद्दा आया था, जहां तालिबानी अफगानिस्तान पर दबदबा जमाया हुआ था। अमेरिका ने
अमेरिका के शहर WTC और पेंटागन को अटैक कर दिया आतंकवादी। अमेरिका जबरदस्ती 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, 2003 में इराक पर अटैक कर दिया, लेकिन वहां भी अमेरिका को रोकने की औकात इनकी। आज भी रूस एक छोटा सा देश यूक्रेन को तबाह कर रहा है, लेकिन यूएन कुछ बोल रहा है। तो जो सोच कर मैंने विश्व में शांति व्यवस्था को लाएंगे, युद्ध का माहौल क्रिएट नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तान बार बार सीज फायर करता है। मैंने साफ करे में गोली निकल गया। अब भारत के सैनिक का हिस्सा सीज फायर का करना शुरू करे तो पाकिस्तानी बिहार नहीं दिखेगा, लेकिन बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। कहां पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ स्टेटमेंट आता है उसका? गलत कि सही? चीन हमेशा कभी गलवान घाटी तो कभी सियाचिन ग्लेशियर जैसे क्षेत्र पर हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहता है। समस्या करता है वो नहीं करता है। तो बना है, सभी का श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन आज भी यूएनओ जिस बात को लेकर किया गया स्थापना सफल नहीं।